अब मेरे से ये सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें इतने सारे क्यूब्स हैं। अब इसमें जितने सारे क्यूब्स ब्लॉक्स हैं उससे कई गुना ज्यादा इंडियन मार्केट में सेलिब्रिटी ब्रांड्स हैं और सारे के सारे ऑलमोस्ट फ्लॉप हैं। अब तुमने क्या कभी 82 ईस्ट का प्रोडक्ट ट्राई किया है? क्या कभी उसका नाम भी सुना है? मैंने भी नहीं किया, लेकिन HRX का नाम भी सबने सुना है और हम सब ने उसके प्रोडक्ट भी ट्राई किए हैं और मैं तो इवन डेली यूज में उसको काम में लेता हूं। दिस इज HRX का बैग और एकदम सॉलिड, एकदम रिलायबल, इतने सारे कंपार्टमेंट है इसमें, बहुत मस्त बैग है। अब बैग को साइड में रखते हैं और मुद्दे पे आते हैं। सोचो, दोनों ब्रांड सेलिब्रिटी ब्रांड है, 82 ईस्ट और HRX, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक का तुमने नाम भी नहीं सुना और एक ब्रांड बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है? दोनों के पीछे बहुत बड़े फेस है, दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन। दोनों के पास फेम है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन एक का ब्रांड बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो एक का ब्रांड बिल्कुल फ्लॉप होने वाला है, नामो निशान तक मार्केट से मिटने वाला है। और सिर्फ यही दो ब्रांड नहीं है, आज इंडिया में हर 5 में से 3 सेलिब्रिटी ब्रांड्स फ्लॉप हो जा रहे हैं। अब इसका कारण क्या है? ऐसा क्या है जो ये सेलिब्रिटी लोग मिस कर रहे हैं? तो आज इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम यही डिकोड करेंगे। मुझसे ये डिकोड नहीं हुआ, लेकिन आज हम वो डिकोड करेंगे, वो एक की रूल जो हर एक सेलिब्रिटी भूल जाता है, जिससे उनका फेस, फॉलोइंग, फेम सब कुछ लगाकर भी वो ब्रांड नहीं चल पाता। तो चलो फिर आज का ये इंटरेस्टिंग और नए बिजनेसमैन के लिए हेल्पफुल वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, सेलिब्रिटीज के लिए बिजनेस एक्साइटमेंट से शुरू होता है, एक्सपीरियंस से नहीं। जब एक आम इंसान बिजनेस शुरू करता है तो वो काफी सारी चीजें सीखता है, वो जॉब करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, उसका लर्निंग कर्व बहुत बड़ा होता है, तब जाकर वो अपना एक बिजनेस जमा पाता है छोटा सा। वहीं सेलिब्रिटीज के पास ये ग्राइंड, ये स्ट्रगल करने का टाइम नहीं होता, उनके पास ये लर्निंग कर्व नहीं होता। बस वो ब्रांड शुरू करते हैं, PR एजेंसीज हायर करते हैं, थर्ड पार्टी सब कुछ कर देती है, बस प्रोडक्ट की पैकेजिंग ग्लैमरस होती है और उसका लॉन्च इवेंट किसी फैशन शो से कम नहीं होता। ऊपर से सब कुछ परफेक्ट होता है और इस चमक धमक के पीछे एक बहुत बड़ी चीज, एक बेसिक सी लेकिन बहुत बड़ी चीज पीछे छूट जाती है। वो ये तय करना, ये रिसर्च करना भूल जाते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट किसी को चाहिए या नहीं। अब अगर किसी को ये प्रोडक्ट चाहिए तो क्या मार्केट में ऑलरेडी कोई ऐसा ब्रांड है जो सेम प्रोडक्ट या सेम कैटेगरी में काम कर रहा है? अगर हाँ, तो हम उनसे अलग क्या दे रहे हैं? क्या हमारी क्वालिटी अच्छी है? क्या हमारा प्राइस सस्ता है? या फिर हमने कुछ अलग इनोवेट किया है? अब ये सारा होमवर्क ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटी ब्रांड करना भूल जाते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हाइप मिलती है, अच्छा बिकता है, लेकिन लॉन्गर रन में प्रोडक्ट टिक नहीं पाता, प्रोडक्ट मार्केट में जाकर फेल हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर को फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन ये प्रोडक्ट बना रहा है, कौन ये प्रोडक्ट बेच रहा है, क्योंकि होमवर्क तो हमने किया ही नहीं। अब देखो, सच्चाई तो यही है कि ज्यादातर सेलिब्रिटीज अपने बिजनेस को चलाते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। वो शूट्स में, एड्स में, टूर्स में बिजी होते हैं और आजकल तो स्कैंडल्स में भी बिजी होते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसी बीच उनकी PR एजेंसीज, उनकी मैनेजमेंट टीम्स ये काम संभालती है और वो सेलिब्रिटीज के नाम पर पैसा छापने में कोई कमी नहीं रखती। अब सेलिब्रिटी को लगता है कि मैंने अपना फेस दे दिया है तो मेरा काम खत्म, और टीम को लगता है कि भाई सेलिब्रिटी का फेस ही काफी है, हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। इसी बीच ब्रांड बेचारा फ्लॉप हो जाता है। अब अगर आप बॉलीवुड और क्रिकेट के सेलिब्रिटीज के ब्रांड को उठाकर देखेंगे तो एक बहुत क्लियर पैटर्न नजर आता है कि इनकी हाइप तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन सर्वाइवल इनका जीरो था। काफी ब्रांड्स ने बढ़िया फाइनेंशियल लॉसेस उठाए और कुछ तो 2-3 साल में चुपचाप ही मार्केट से निकल गए। अनुष्का शर्मा का नश एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का। लॉन्च के टाइम इसकी अच्छी खासी हाइप थी, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब भी किया, लेकिन प्रोडक्ट लेवल पर ये एक फास्ट फैशन लेबल बनकर रह गया। इसकी ना कोई बोल्ड डिजाइन आइडेंटिटी थी, ना कोई अलग से पोजीशनिंग थी, और इंडिया के फैशन मार्केट में ऑलरेडी ज़ारा और H&M जैसे बड़े प्लेयर्स थे, तो इस ब्रांड को, अनुष्का शर्मा के इस ब्रांड को वो एज ही नहीं मिल पाया। अब हमारे बॉलीवुड और क्रिकेट सेलिब्रिटीज का जनरल बिजनेस आइडिया होता है कि फैशन ब्रांड शुरू कर दो, तो हर दूसरा सेलेब उठकर एक फैशन ब्रांड शुरू कर देता है, चाहे उसकी एक्सपर्टीज हो या ना हो, क्योंकि फैशन दिखने में इजी लगता है। अब ऐसे कंजेस्टेड, ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर ब्रांड फिट, फैब्रिक क्वालिटी या फिर कुछ इनोवेटिव चीज नहीं देगा तो वो कुछ सालों में मार्केट में ऑब्वियसली टिक ही नहीं पाएगा। अब अनुष्का शर्मा के ब्रांड के साथ भी यही चीज हुई और ये लॉन्ग टर्म मार्केट में नहीं टिक पाया। सोनम और रेखा कपूर का रीजन भी इसी ट्रैप में फंसकर रह गया। इनका तो पोजीशनिंग ही एकदम अनक्लियर था, लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये किसको टारगेट कर रहे हैं, बजट फैशन ऑडियंस को या फिर प्रीमियम वियर ऑडियंस को, क्योंकि इनके डिजाइन एकदम बजट वाले थे लेकिन इनकी प्राइसिंग एकदम प्रीमियम वाली। अब ऐसे ही शाहिद कपूर के स्कल्ट और टाइगर श्रॉफ के प्रोल ने एथलेटिक वियर रेवोल्यूशन का टैग लिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि इंडिया के एथलेटिक वियर सेगमेंट में पूमा, HRX, एडिडास, कल्ट स्पोर्ट जैसे बड़े ब्रांड, इवन डीकैथलॉन, ये सब कुछ ऑलरेडी मार्केट में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, ये मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक एवरेज क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ टिक पाना पॉसिबल ही नहीं था। बीइंग ह्यूमन का केस तो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग था। आपको याद होगा एक टाइम था जब बीइंग ह्यूमन हर शॉप, हर मॉल, हर कॉलेज कैंपस में दिखता था। इवन आपके और मेरे घर में भी
और कुछ हो ना हो, बीइंग ह्यूमन की एक टी शर्ट तो सबके पास जरूर मिलती ही थी। ब्रांड का ऑरा ही बहुत स्ट्रांग था। लोग सिर्फ इस ब्रांड का कपड़ा नहीं खरीदते थे, वो एक कॉज को सपोर्ट करने वाली फीलिंग को खरीदते थे। भाई सलमान खान का स्टारडम उस टाइम पीक पर था और फिर बीइंग ह्यूमन का चैरिटी एंगल जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर को सपोर्ट करना, ये चीज लोगों को काफी अट्रैक्ट करती थी। अब ये डेडली कॉम्बिनेशन सेलिब्रिटी चार्म और चैरिटी, ये कॉम्बिनेशन मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता था, इसीलिए बीइंग ह्यूमन ने एक रैपिड ग्रोथ दिखाई थी उस टाइम पर। सिचुएशन ये थी कि 2013-14 के अराउंड ब्रांड ने पहले ही साल में 150 से 180 करोड़ तक की रिटेल सेल्स टच कर ली थी और दूसरे साल में 50 से ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टोर्स इसने खोल दिए थे। ये किसी भी सेलिब्रिटी ब्रांड के लिए एक ड्रीम स्टार्ट होता है और उस टाइम सिचुएशन ये थी कि लोग बीइंग ह्यूमन को एक प्रीमियम लाइफस्टाइल चॉइस मानने लगे थे। कपड़ा अच्छा हो या ना हो, लोग वाइब के लिए इसे खरीदते थे, क्योंकि सलमान खान भी कभी ना कभी तो बीइंग ह्यूमन के कपड़े पहन के दिख ही जाते थे, तो लोग वो सेलिब्रिटी वाइब लेने के लिए भी ये कपड़े खरीदते थे। अब जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, ब्रांड इतना अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था, तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज ये ब्रांड दिखता भी नहीं। देखो जैसे जैसे फैशन लैंडस्केप चेंज होता है, तुम्हें भी अपग्रेड करना पड़ता है, तुम्हें भी चेंज होना पड़ता है, लेकिन बीइंग ह्यूमन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सब कुछ सलमान खान के सेलिब्रिटी स्टेटस पर छोड़ दिया। फिर एक टाइम ऐसा आया जहां लोगों को लगने लगा कि यार ब्रांड तो अच्छा है, ऑरा भी अच्छा है, वाइब भी अच्छी है, लेकिन कपड़े तो ठीक ठाक ही हैं। तो जहां पर लोग इमोशनल स्टेटस से, इमोशनल कनेक्शन से वो क्लोथ्स खरीदते थे, वो कपड़े खरीदते थे, वो अब प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने लगे Zara, H&M, HRX जैसे कॉम्पिटिटर्स से। बीइंग ह्यूमन के डिजाइन इनोवेशन स्लो होने लग गए, वो ट्रेंड को भी फॉलो नहीं कर रहे थे। और जब एक फैशन ब्रांड ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है तो उसकी हाइप भी फिर उसके काम नहीं आती, उसकी हाइप भी उसे नहीं बचा सकती। और आज करंट सिचुएशन ये है कि बीइंग ह्यूमन एज ए ब्रांड एग्जिस्ट तो करता है, ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, लेकिन वो एवरीवेयर ब्रांड नहीं है। जो एनर्जी, जो विजिबिलिटी, जो क्रेज पहले हुआ करता था, वो आज नहीं है। और बिजनेस रिपोर्ट्स की देखें तो ये ब्रांड सिर्फ सरवाइव कर रहा है, थ्राइव नहीं कर रहा है। अब ये तो हो गई उन ब्रांड्स की बात जो मार्केट में आए बहुत जोर शोर से, लेकिन अब सिर्फ सरवाइव ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ ब्रांड्स, कुछ सेलिब्रिटी ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो मार्केट में भैया फोड़ रहे हैं। उनमें से एक है HRX और एक है के ब्यूटी। ये दोनों ब्रांड्स एक सिंपल चीज समझ चुके हैं कि जब आप अपने ब्रांड को सिर्फ सेलिब्रिटी के फेम, फेस पर डेवलप नहीं करते हो, कस्टमर्स की नीड्स पर बिल्ड करते हो, तब तक ही आप मार्केट में लॉन्ग टर्म टिक पाते हो। 2013 में जब ऋतिक रोशन ने HRX लॉन्च किया था, तब लोगों को लगा कि ये भी एक दूसरा सेलिब्रिटी मर्चेंडाइज है जो कुछ महीने चलेगा और फिर फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन HRX ने सबको सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि ये ब्रांड आज भी मार्केट में टिका हुआ है, क्योंकि इन्होंने फोकस किया ऑथेंटिसिटी पर। भाई ऋतिक रोशन की पूरी आइडेंटिटी फिटनेस और डिसिप्लिन पर बनी हुई है और HRX ने भी इसी आइडेंटिटी को अपनी बैकबोन बना लिया। ये सिर्फ कपड़े नहीं बेच रहे हैं, एक फिटनेस लाइफस्टाइल को बेच रहे हैं। इसी दौरान इंडिया में 2015 से 2020 के बीच फिटनेस वियर का जो मार्केट था वो 3x स्पीड से बढ़ा। जिम एक्सेसरीज, जिम वियर्स, स्पोर्ट्स गियर, इन सब का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा, एक्सप्लोड हुआ और इसी वेव को एग्जैक्टली HRX ने कैप्चर किया और वो धीरे धीरे एक प्रॉपर ब्रांड बन गया। और आज फुटवेयर, जिम एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट्स गियर, ये सब कुछ बेच रहे हैं। 2016-17 के आसपास HRX की लाइसेंसिंग और इनका ब्रांड मैनेजमेंट मिंत्रा ने हैंडल किया और लगभग 51% ब्रांड को एक्वायर कर लिया और यहां से ये एक सीरियस बिजनेस बन गया। अब नंबर्स पब्लिक तो नहीं होते, लेकिन इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से HRX का रेवेन्यू सालाना 350 से 450 करोड़ तक का होता है। अब मेरे हिसाब से HRX को मिंत्रा के हवाले करना एक सुपर स्मार्ट मूव था, क्योंकि इससे HRX को एक नेशन वाइड रीच मिली, इंस्टेंट रीच मिली, जो ऋतिक की प्राइवेट टीम को करने में शायद सालों लग जाते और उन्हें मिल भी नहीं पाती वो रीच। साथ ही इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का पूरा हेडेक मिंत्रा ने अपने ऊपर ले लिया, जिससे HRX का बिजनेस रिस्क एकदम जीरो हो गया। मिंत्रा के डेटा इनसाइट्स और फैशन एनालिटिक्स ने ब्रांड को एक हाई डिमांड और एक ट्रेंडी प्रोडक्ट बनने में मदद की और इससे ब्रांड की जो सेल्स थी वो कंसिस्टेंटली ग्रो हुई। ब्रांड की पोजीशनिंग भी फाइनली क्लियर हो गई, इंडिया का अफोर्डेबल एथलेटिक वियर ब्रांड। जो HRX पहले डिफाइन नहीं कर पा रहा था, वो मिंत्रा ने डिफाइन कर दिया। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट ये हुआ कि HRX का रेवेन्यू 400 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। मतलब ये है कि ये ब्रांड सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव कर रहा है। अब आते हैं के ब्यूटी पर। भाई कटरीना कैफ ने जब नायका के साथ मिलकर के ब्यूटी लॉन्च किया था, तब इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा गैप था। अफोर्डेबल और लॉन्ग लास्टिंग कॉस्मेटिक्स जो इंडियन स्किन टोन्स को एक्चुअली सूट करे, ये अवेलेबल नहीं थे और के ब्यूटी ने एग्जैक्टली यही डिलीवर किया। ब्रांड की टैगलाइन थी इट्स के टू बी यू। ये एक ऐसी टैगलाइन थी जो इंडियन ऑडियंस के साथ, स्पेशली वुमेन के साथ काफी रेजोनेट करती थी। सेल्स के मामले में के ब्यूटी लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू हिट कर चुका है और कॉस्मेटिक्स में ये एक इंसेन ग्रोथ मानी जा सकती है। ये ब्रांड कॉन्स्टेंटली नए लॉन्चेस भी करता रहता है और R&D में भी कटरीना एक्टिवली इन्वॉल्व रहती है। ब्रांड की ओनरशिप कटरीना और नायका दोनों
दोनों के पास में है, मतलब ब्रांड इनके कंट्रोल में है, ब्रांड का कुछ भी हिस्सा अभी तक बेचा नहीं गया है। अब यहां सबसे मेन चीज ये है कि इनकी आइडेंटिटी एकदम क्लियर है, स्लो ब्यूटी, स्किन फ्रेंडली फॉर्मुलेशन और परफॉर्मेंस फर्स्ट मेकअप। और इसी क्लैरिटी ने के ब्यूटी को इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेलेब कॉस्मेटिक लाइन बना दिया है। अब ये पूरा डिफरेंस समझने के बाद, इतनी सारी ब्रांड्स को ऑब्जर्व करने के बाद में वो एक की रूल जो हम स्टार्टिंग में डिकोड करने चले थे वो एकदम क्लियर हो जाता है। तो की रूल यही है कि सेलिब्रिटी का फेस, उनकी फेम शुरुआत बहुत अच्छी करवा सकता है, लेकिन बिजनेस अगर लॉन्ग रन चलाना है तो वो चलता है वैल्यू से, क्लैरिटी से और कस्टमर के ट्रस्ट से। अब एग्जांपल आपके सामने है, HRX ने अपनी आइडेंटिटी को फिटनेस से जोड़ा, के ब्यूटी ने इंडियन स्किन टोन्स की रियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इन्होंने बाकी ब्रांड्स की तरह सिर्फ हाइप नहीं बनाई, बल्कि एक रियल सॉल्यूशन दिया, कस्टमर से ट्रस्ट बनाया, और ये आज भी मार्केट में टिके हुए हैं। बाकी सारे सेलिब्रिटी ब्रांड हाइप पर आए और कब मार्केट से साफ हो गए पता भी नहीं चला। तो एंड ऑफ द डे एक बात क्लियर हो जाती है कि नाम सिर्फ शुरुआत करवा सकता है, आपकी फाउंडेशन नहीं हो सकता। अगर आपका प्रोडक्ट रियल कस्टमर की लाइफ में कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है तो आपका फेस चाहे बॉलीवुड का हो या बिलबोर्ड्स का, आपका ब्रांड एक दिन पक्का फेड होना ही है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम कोई भी सेलिब्रिटी ब्रांड देखो तो एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना कि क्या ये मेरी कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या फिर इस स्टार का मुझे फैन बनाने की कोशिश कर रहा है। इस एक सवाल का जवाब ही उस ब्रांड का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो यही था आज का इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हमने जाना कि क्यों काफी सारे सेलिब्रिटी ब्रांड्स जो अच्छे से होमवर्क नहीं करते वो फ्लॉप हो जाते हैं, और क्यों कुछ ब्रांड्स जो एक की रूल को समझ लेते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिकते हैं। तो अगर आप भी या कोई भी कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसके लिए ये फंडामेंटल्स यूज करना, उन्हें अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और हेल्पफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद धंधा डेली। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और कमेंट में अपना फीडबैक अपने फेवरेट सेलिब्रिटी ब्रांड पर जरूर छोड़कर जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।